अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़ी बातें। मैं हूं कविता। दोस्तों, फसल लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण करना कृषि में सफलता की कुंजी है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की स्थिति, पीएच स्तर और अन्य महत्वपूर्ण गुणों का मूल्यांकन करती है। इससे किसानों को ये समझने में मदद मिलती है कि उनकी भूमि किस हद तक उपजाऊ है और कौन से पोषक तत्वों की कमी या अधिकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों के लिए काफी उपयोगी बातें होने वाली है, क्योंकि आज आप जानेंगे फसल लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण क्यों करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। जानकारी देंगे चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंधक के पद पर कार्यरत डॉक्टर AK सिंह। श्रोताओं, आप ये कार्यक्रम PMKSK और PM प्रणाम योजना के तहत सुन रहे हैं। चलिए स्वागत करें अपने अतिथि का। डॉक्टर AK सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कविता जी, और सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से और चंबल फर्टिलाइजर की ओर से नमस्कार। डॉक्टर AK सिंह, जब भी हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं तो PM प्रणाम योजना और PMKSK योजना, जितनी भी किसानों के लिए योजनाएं चल रही है उस पर अक्सर चर्चा की जाती है। जी। तो सबसे पहले योजनाओं के बारे में बताइए। बहुत सारी योजनाएं हैं और खास तौर से जो योजनाओं का जो उद्देश्य होता है भारत सरकार का, वो यही होता है कि जो भी लोग हैं जो खेती बाड़ी कर रहे हैं या गांव में रहते हैं, उनके जीवन को कैसे आसान बनाया जाए और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में उनको जानकारी मिले और वो उसका लाभ ले सकें। इसी तरह से खेती से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो आपको खेती से संबंधित उत्पाद चाहिए और कोई सलाह चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं या अपने यहाँ पर जो उसका प्रयोग करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो PMKSK जो आपकी उर्वरक आदान की दुकानें हैं उनको PMKSK का नाम दिया गया और वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में हमने कई बार आपको कहा है, हर बार आपको इसके बारे में जानकारी दी है और इस बार भी हम जानकारी दे रहे हैं। सिर्फ जानकारी इतनी ही दे रहे हैं कि आप अपने संज्ञान में हमेशा रखें कि जो PMKSK हैं वहाँ से आपको खेती से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी सहायता, अच्छे जो है खेती के उत्पाद उपलब्ध होते रहते हैं। उन सेवाओं का आप लाभ उठाएं। अगर कोई उसमें आपको दिक्कत है, कठिनाई है, तो वहाँ पर आप अपने सुझाव भी रख सकते हैं और संबंधित जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, कृषि विभाग है या और अन्य कोई अधिकारी हैं, अगर आपको लगता है कुछ और इसमें सुधार की आवश्यकता है या आपका सुझाव है, तो उसके बारे में आप उन अधिकारियों तक भी कह सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया के भी प्लेटफॉर्म में वहाँ पर भी आप अपने विचार रख सकते हैं। तो आप इन सेवाओं का लाभ उठा रहे होंगे, जो आने वाले समय में भी लाभ उठाते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये जो जितनी भी योजनाएं हैं ये सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं और इनका लाभ अवश्य लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने विषय से जुड़ी हुई, जो है कि फसल से पहले मिट्टी का परीक्षण। जैसा कि हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब की जब भी हमें फसल लगानी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें मिट्टी की ही होती है कि आखिर हम जो बो रहे हैं वो मिट्टी में वो सही मात्रा में वो उपजाऊ है या नहीं। तो बिल्कुल। अब जब बात मिट्टी परीक्षण की आती है तो फसल से पहले मिट्टी का परीक्षण क्यों होना चाहिए? बिल्कुल, ये जो है एक ऐसा सवाल है कि हर एक के दिमाग में आता होगा कि सब लोग बात करते हैं कि मिट्टी परीक्षण कराओ, खेत की जांच करवाओ। क्यों करवाएं भाई? फसल हो रही है अच्छे से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। पर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके बारे में हमें सही जानकारी नहीं होती है आज के समय में। उसका कारण ये है कि हम बहुत सघन खेती कर रहे हैं। सघन खेती के अलावा आप देखें कि बहुत सारे ऐसे खेत हैं जो कि सपोज इस साल हमने किसी आदमी को ठेके पे दिया, अगली साल किसी और को ठेके पे दिया, तो उनको खेत के स्वास्थ्य के बारे में या आपकी पीछे वाली जो उपज आई है वो कैसी रही, कितना खर्चा हुआ और कितना लाभ हुआ, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और लाभ की जो मात्रा है वो बहुत अधिक भूमि के स्वास्थ्य के ऊपर ही स्थित होती है। तो हमें आवश्यक ये है कि जब भी हम साल में, जो हर फसल से नहीं, अगर हर फसल से पहले मिट्टी की जांच कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम साल में एक बार मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। और क्योंकि अभी जो है खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, खरीफ की फसलें हम लगाएंगे,
तो अभी हमारे खेत भी खाली हैं, तो हम जो मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं। मिट्टी का परीक्षण क्यों कराएं, वही एक सवाल है कि हमें मिट्टी के परीक्षण से खेत के स्वास्थ्य और उसके अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, और साथ ही हम ये भी मालूम कर लेते हैं कि जो आगामी फसल हम लेने जा रहे हैं उसके अंदर कितनी उर्वरक की मात्रा हमें चाहिए होगी, या कौन सी फसल हम आसानी से उगा सकते हैं। भूमि का पीएच का मान क्या है, जैसा कि अभी आपने पूछा था कविता जी, जो आपने कहा था कि भाई पीएच की जो जानकारी होती है और भी अन्य मानक होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ऐसा भी है आज की तारीख में जब हम सघन खेती कर रहे हैं तो बहुत सारे उर्वरक तो हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि यूरिया है, एनपीके है, डीएपी है, पोटास है, ये हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें कि हम सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं, या मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में भी ये बहुत सारे आ गए हैं, जैसे कि सल्फर है, कैल्शियम है। उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती अगर हमने प्रयोग नहीं किया। लेकिन अगर उनकी कमी है तो आप ये यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके कितना भी डालें, लेकिन उनका उचित परिणाम या जो लाभ उनसे होना चाहिए वो हमें नहीं होता। तो संपूर्ण जो आपके पोषक तत्व हैं जो फसल के लिए चाहिए उनका एक सही संतुलन होना बहुत ज़रूरी है भूमि के अंदर, और उसकी सही जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमें मिट्टी परीक्षण के द्वारा ही मिल सकती है। तो इसलिए मिट्टी का परीक्षण हम अवश्य करवाएं। साल में 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अगर मतलब फसल से पहले नहीं तो कम से कम 1 बार साल में अवश्य कराएं, अच्छी संस्था से कराएं और सही ढंग से मिट्टी का नमूना लें। जितना मैं समझ पाई हूँ मिट्टी को भी अगर हम इस तरीके से देखें डॉक्टर साहब की, जैसे हमारा शरीर है अब वो सही चल रहा है और लोग कहते हैं ना कि क्यों कराएं टेस्ट, सब तो सही है। हाँ। तो सेम वही चीजें हैं कि मिट्टी के लिए भी लोग सोचते हैं फसल तो उग ही रही है तो क्यों कराएं, लेकिन कितनी मात्रा में वो अब खत्म है, कितनी मात्रा उसमें और बची है, शायद आपका तात्पर्य इसी चीज से था। इसी चीज से है, बिल्कुल। अब देखिए जैसे आजकल अगर आप कहीं जाए, डॉक्टर के पास दिखाने जाए, आप स्वस्थ भी हैं, अगर आपका हेल्थ चेकअप होना है तो वो सारे पैरामीटर चेक करते हैं जी, और उस पैरामीटर में ये देखते हैं कि कोई पैरामीटर ऐसा तो नहीं है कि कम है। अगर वो पैरामीटर की कमी होती जा रही है तो फिर वो एक अंदाजा उससे ये लगाते हैं कि आने वाले समय में क्या शरीर में कठिनाई आ सकती है। तो वो उसका अपनी ओर से जो सलाह देते हैं कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इस तरह का भोजन करें और थोड़ी सावधानी बरतें। तो वो जो जांच से ही मालूम होता है, आदमी को देखने से मालूम नहीं पड़ता। अब जैसे हम एक उदाहरण आज की तारीख में ले लें कि हमारी कार बहुत दिन से खड़ी हुई है और हमें लंबी यात्रा पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसके टायर चेक करेंगे, हवा चेक करेंगे, इंजन, अगर आसपास कोई हमारे जो है दुकान है, वर्कशॉप है, मैकेनिक है, तो उसको चेक भी कराएंगे कि भाई देखो लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, ये बहुत दिन से खड़ी थी या कोई और आदमी ने उसको इस्तेमाल किया था, अब आपने चलानी है, तो आप पूरी जानकारी लेंगे उसके बारे में। अगर कोई कमी है तो आप उसको ठीक कराएंगे जिससे कि यात्रा आपकी सुगमता से हो सके, क्योंकि यहाँ तो आपके जाने पहचाने मैकेनिक हैं, सारा कुछ आपके हाथ में है, आप आराम से करवा सकते हैं। लेकिन आप बाहर गए और बाहर में रास्ते में कहीं गाड़ी आपकी ख़राब हुई तो उसको खींच के ले जाने का खर्चा होगा और वे पता नहीं कौन कैसा मैकेनिक मिले, वो किस तरह से रिपेयर करे। तो इसी तरह से कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले हम जो संभावित शंकाएं हैं उनको दूर करना चाहते हैं कि भाई कहीं ऐसा न हो, कहीं वैसा न हो। इसी तरह खेती, क्योंकि आज की तारीख में खेती भी एक उद्योग है और उस उद्योग में हमारी आशा यही होती है कि हमें लाभ ही हो, हानि न हो। तो हानि रोकने के उपाय यही हैं कि हम आश्वस्त हो जाएं जो हर एंगल से कि भाई ये भी मैंने चेक कर लिया, ये करीब करीब ठीक है, ये ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, मानसून की बात। बाकी सारी चीज़ें हम आज की तारीख में अपने स्तर पर सुनिश्चित कर सकते हैं जिससे कि हमें हानि न हो। जी बिल्कुल, तो आपने बहुत सही उदाहरण देकर समझाया डॉक्टर ए के सिंह जी। अब एक समय भी आता है, एक टाइम पे तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि 6-6 महीने में टेस्ट करा लिया करो और यही समय भी है। तो क्या मिट्टी परीक्षण के समय में भी इसी तरह का कुछ एक क्राइटेरिया रहता है? उचित समय क्या होता है? देखिए, उचित समय तो वैसे तो ये है कि अगर जैसे कि हम जाएं, बहुत से कंट्री ऐसे हैं वहाँ पर ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत ज़मीन है, उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं, उनकी अपनी सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी भी होती है, उनके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं, सारे यंत्र होते हैं कि मिट्टी की जांच वो अपने फार्म पे ही कर लेते हैं। तो वो हर खेत की हर फसल से पहले कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हमारे जो भारतवर्ष में अभी ऐसी सुविधाएं सभी किसानों के पास, हाँ हो सकता है 1-2% ऐसे किसान हो जो कि अपनी सुविधा रखते हो, लेकिन सामान्य रूप से जो खेती करने वाले लोग हैं उनके पास ये सुविधाएं नहीं है। तो उनको मिट्टी का नमूना लेके किसी स्थान तक जाना पड़ता है, चाहे वो राज्य सरकार का हो, भारत सरकार का हो, या प्राइवेट कंपनियां जैसे हम जैसी उर्वरक कंपनियां हैं, बहुत से एनजीओ हैं जो मिट्टी की जांच के, वहां तक उनको जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हर फसल से पहले जाना उतना उपयुक्त न हो पाता हो। उसके लिए जो हो सकता है आने जाने में समय बहुत लगता हो, या कोई फसल आपकी कटी और जो अगली फसल है उसके बीच में समय बहुत कम है, 15 दिन का टाइम है, हफ्ते भर का टाइम है, और बहुत से समय तो हफ्ते के अंदर ही सारा कुछ हो जाता है कि एक फसल आपने काटी और हफ्ते के अंदर आपने दूसरी फसल की बिजाई कर दी। तो ऐसी स्थिति में आप फसल से पहले नहीं करवा पाएंगे, और अगर सैंपल देके भी आएंगे तो उसकी रिपोर्ट आने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि रबी की फसल हमारी कटी है, उत्तर भारत की खास तौर से हम बात करें, उत्तर भारत है या अपना जो मध्य भारत है या थोड़ा बहुत पश्चिमी जो अपना हिस्सा है, तो रबी की फसल कटी है, खेत खाली हैं। इस समय सब इंतजार में है कि भाई जब मानसून आएगा तो हम अपने खेत की तैयारी करके फसल लगाएंगे। तो हमारे पास करीब करीब 1 महीने का टाइम है अभी भी। तो इस 1 महीने के टाइम में हम अगर मिट्टी का नमूना लेके जांच केंद्र तक जो उसको लेके जाते हैं तो हमें 15 से 20 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। पहले क्या होता था कि रिपोर्टें डाक से आती थी, अब तो ये है कि आपका अगर फ़ोन नंबर दिया होगा तो आपके मोबाइल पर रिपोर्ट आ जाएगी। अभी का समय बहुत उपयुक्त है, या जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास जो अभी आपकी फसल कटी है और जो अगली लगानी उसके बीच में करीब करीब 1 महीने का अंतर है, उस समय पर आप मिट्टी का नमूना खेत से लें और उसकी जांच करवाने के लिए जो भी संस्था है वहाँ तक दे के आए, और प्रयास करें कि जो फसल आप लगाने जा रहे हो उसमें जब उर्वरक इस्तेमाल होना है उससे करीब करीब 1 हफ्ते या 5 दिन पहले आपको रिपोर्ट मिल जाए। उसी आधार पर आप अपने उर्वरकों की खरीद कर सकते हैं, जो भी पोषक तत्व आपको देने उनकी खरीद कर सकते हैं, या जो भी आपको गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद आपको देनी है उसकी मात्रा आप निश्चित कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो समय है अभी, ये बहुत उपयुक्त समय है और इसका आप लाभ उठाएं। जी। लेकिन नमूना लेने की भी क्या कोई विधि, कोई तकनीक होती है डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल है, और इसका जो मैं आपको मूल रूप से एक बात बता दूं, विधि यही है कि जो हम मिट्टी का नमूना इकट्ठा कर रहे हैं उसके अंदर जो लेके जाएंगे नमूना हम, उसके अंदर पूरा जो हमारा खेत है, जो रकबे से हमने मिट्टी का नमूना लिया है, उसकी पूरी क्वालिटी आ जानी चाहिए, पूरा उसका सार आ जाना चाहिए मिट्टी का। अगर वो सार नहीं आया तो हम मिट्टी की जांच कराएंगे तो किसी एक कोने की आपकी रिपोर्ट आ सकती है, पूरे खेत की नहीं आई, तो आप उर्वरक की जो मात्रा रखेंगे या उसमें पोषक तत्व की जो मात्रा रखेंगे उसका सही निर्धारण नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमने इसी चीज़ को चिन्हित करना है, जैसे कि कोई भी हम खेत ले रहे हैं तो वो एक तरह का जो खेत है उससे एक नमूना बनाना है, और उसकी जो रकबा है वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हेक्टेयर से ज़्यादा न हो। वो 1 हेक्टेयर हो तो बहुत उचित है, और अगर छोटा आपका खेत है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अधिकतम 1 हेक्टेयर का एक रख लें। और उसमें ये भी ध्यान रखें कि अगर 1 हेक्टेयर में 2 फसलें लेने जा रहे हैं तो उनका अलग अलग रखें, इस फसल का अलग और उस फसल का अलग। फिर जब हम मिट्टी का नमूना लें तो हम खेत के हर हिस्से से, जैसे कि चारों कोनों से, फिर जब खेत में थोड़ा अंदर आएंगे, जहाँ से जो मिट्टी का नमूना लिया है कोने से, वहाँ से हम थोड़ा और अंदर आएंगे, वहाँ पर एक खोदें गड्ढा, वहाँ से हम सैंपल लें। कुछ सेंटर में जो खेत का सेंटर है वहाँ से लें आप। तो ये देखना है कि कहीं भी, और अगर सपोज खेत की मिट्टी में कोई फ़र्क है, जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो मेरी चिकनी मिट्टी थी, यहाँ थोड़ी सी दोमट टाइप की है, तो जहाँ पर फ़र्क है वहाँ से भी नमूना लें। तो ये तो स्थान की बात होगी। ये स्थान आपके करीब करीब 7 से 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, कोई ऐसी इसमें समस्या नहीं। अगर बहुत एक सार आपका खेत है तो ज़्यादा 5 स्थानों से या 6 स्थानों से आप मिट्टी के नमूने ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको जगह की बात बता दी जी। दूसरा ये कि अब इसको जो आप जो खड्डा बनाएंगे उसकी कितनी गहराई होनी चाहिए। तो गहराई का मूल सिद्धांत ये है कि जो फसल आप जो उगाते हैं अपने खेत में, उसकी जो जड़ें हैं वो कितने नीचे तक जा रही हैं।
आमतौर पर हम ये मान के चल रहे हैं कि वो करीब करीब आधा फीट से 1 फीट का होना चाहिए गड्ढा। 1 फीट से थोड़ा कम भी रह जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा फीट से नीचे होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखें कि आपने जो खोदा है सैंपल लेने के लिए जो गड्ढा, वो आधा फीट से थोड़ा ज़्यादा ही हो, ये ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर आप खोद रहे हैं गड्ढा, वहाँ आप ध्यान रखें कि घास फूस कचरा वचरा सब जो भी है वो थोड़ा हटा दें, फिर उसके बाद गड्ढा खोदें। और जो खोदने के लिए यंत्र इस्तेमाल हो रहे हैं उसको पहले से साफ़ कर लें। उसमें किसी और खेत की मिट्टी वगैरह लगी है तो उसको अच्छे से साफ़ कर लें, जैसे कि फावड़ा है, खुरपी है, क्योंकि दूसरे खेत की मिट्टी आएगी तो वो उस खेत की मिट्टी अगर उससे अलग है, उसके मानक अलग है, तो वो उसमें अगर ऐड होती है तो उससे भी परिणाम पे असर पड़ सकता है। तो वहाँ पर आप फावड़े से जो खड्डा बनाया, खड्डा ऐसा करना है, एक तरफ से फावड़ा ऐसे मारा और एक जो साइड से मारा, तो आपका वी शेप का गड्ढा बन जाता है। अब उस गड्ढे में से मिट्टी निकाल दें और फिर कोई लकड़ी की सहायता से उसमें से ऊपर से नीचे तक आप खरोंचें मिट्टी। जब आप उसको खरोंचते हैं तो आप ये देखिए कि हर सतह की मिट्टी उस गड्ढे में इकट्ठी हो जाती है, ऊपर से नीचे तक की। उसमें से मिट्टी निकाल लें और कोई साफ सी कोई चद्दर हो उस पर करें, खाद वाले कट्टे पे न करें, या कोई ऐसा हो जिसमें कोई और उर्वरक लगा हो या दवाई लगी हो, उस पर वो मिट्टी इकट्ठी न करें। तो करीब करीब 1 पाव से आधा किलो मिट्टी हर गड्ढे से ले लें। इसी तरह आपने जैसे 6 गड्ढे से ली तो 3 किलो मिट्टी इकट्ठी होगी, आधा आधा किलो। अब उसको अच्छे से हाथ से मिलाएं। मिलाने के बाद फिर उसके 4 हिस्से कर लें, 2 हिस्से अलग कर दें, 2 रह गए, फिर उसको मिलाएं, फिर 4 हिस्से कर दें। इस तरह करते करते जब सिर्फ आधा किलो से मतलब 250 ग्राम से आधा किलो मिट्टी रह जाए तो वो आपके खेत का एक नमूना तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये मिट्टी का नमूना आपने तैयार करना है सामान्य फसलों के लिए। सपोज कोई फल वाली फसल लगा रहे हैं तो उसके लिए आप बस यही ध्यान रखें, जो आप पौधा लगा रहे हैं उसकी जड़ें कितनी गहरी जाती हैं, शुरुआती। अब जैसे ये कहें कि भाई इसकी तो करीबन 25 फीट गई, ऐसा नहीं है। जो शुरुआती है, जब उस पौधे को, फल वाले पौधे को एक तरह से स्थापित होना है, तब तक का ध्यान रखें। फिर तो जैसे आम के आपके पेड़ हैं, एक अवस्था के बाद इतने बड़े हो जाते हैं कि हम कोई बहुत ज़्यादा उर्वरक उनमें नीचे नहीं देते हैं, अगर देते हैं तो पानी के सहारे देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरा, कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि जहाँ पे पानी की कोई चैनल बनी है वहाँ से मिट्टी का नमूना आपने नहीं लेना है। जहाँ पर कोई जो गोबर का खाद या रासायनिक खाद आपने इस्तेमाल किया है तो सैंपल नहीं लेना है। इसलिए हम कहते हैं ना कि रबी की फसल आपकी ख़त्म हुई है तो नमूना आप ले लें, क्योंकि जितने भी उर्वरक आपने डाले थे उनका इस्तेमाल हो चुका है। तो जो सही मात्रा है वही आपकी मिट्टी में आएगी। तो एक इसका ध्यान रखें। दूसरा, पेड़ के नीचे से सैंपल न लें। अगर खेत में कोई पेड़ है तो उसके वहाँ से सैंपल न लें। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जब ये सैंपल तैयार हो गया, अगर ये पूरी तरह इस समय सूखी मिट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसको छाया में सुखा लें, जिससे अगर कुछ नमी है तो निकल जाए। फिर आपने इस सैंपल, ये अभी सैंपल गूंगा है आपका, इसकी कोई पहचान नहीं है। अब इस सैंपल को अगर कहीं पर ले जाके आप रख दो तो ये नहीं मालूम पड़ेगा कि ये किस खेत से आया और किसका सैंपल है और कौन सी फसल इसमें ली जाएगी। तो इसकी पहचान देनी है। तो आप जो भी आप सज्जन हैं, आपका खेत है, आप अपना पूरा नाम लिखिए, अपने पिताजी का नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, अपना पूरा एड्रेस लिखिए, गांव, डाक खाना और कौन सा मोहल्ला, अगर सपोज कभी कभी होता है। और अक्सर देखा जाता है कि एक ही नाम के 3-4 लोग गांव में होते हैं, तो पिताजी का नाम इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप अपना पूरा एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। फिर जिस खेत से आपने नमूना लिया है उसकी पहचान क्या है, क्योंकि अगर आपने एक से ज़्यादा नमूने लिए हैं तो अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ये कौन से खेत की रिपोर्ट है। तो उसकी कोई पहचान बता दें, नंबर दे दें, जो भी आपको ध्यान रहे। उसके बाद जो पिछली फसल उगाई थी उसका नाम लिख दीजिए, कौन सी फसल उगाई थी, अगली फसल आप कौन सी लेने जा रहे हैं। अब इसमें बात हो रही है कि साल में एक बार करा रहे हैं, तो अगर आप 2 फसलें लेते हैं तो दोनों फसलों का नाम लिख दें, खरीफ में कौन सी फसल लेने जा रहे हैं और रबी में कौन सी फसल लेने जा रहे हैं। तो उसमें आपकी जो उसमें उर्वरक इस्तेमाल होना है या पोषक तत्व होना है, उसकी पूरी जानकारी खरीफ की भी मिलेगी और रबी की भी मिलेगी। इसके अलावा सिंचाई का साधन क्या है आपके यहाँ, ट्यूबवेल से करते हैं या नहर से करते हैं, वो आप लिख दें। दूसरा,
कोई अगर आपको कुछ और कोई समस्या है, आपको लगता है कि मेरे ये यहाँ पे फसल ऐसी होती है, औरों की ऐसी होती है, मेरे में ये कमी है, तो वो लिख सकते हैं आप कि मुझे ये परेशानी देखने में मिलती है। तो उससे वैज्ञानिक जब उसकी रिपोर्ट निकालेगा तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि ये किस वजह से हो रहा है। जी, तो क्या इतनी सारी चीजों के भी फर्क पड़ते हैं जो हाँ, फैक्टर्स आपने बताए बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल कौन सी पड़ता है। फसल पहले उगाई, बाद में क्या बिल्कुल, लगाने बिल्कुल, वाले हो? बिल्कुल, बिल्कुल। उससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि अगर देखा कि पोषक तत्व की मात्रा ये चल रही है तो ये इतनी क्यों हुई, ज़्यादा या कम क्यों हुई, तो उससे जो आपने पहले फसल उगाई है उसका रेफरेंस मिल जाता है। वो एक तरह से उसके लिए अंदाज़ा लगाने के लिए होती है कि हाँ ये इस वजह से ऐसा हुआ है। जैसे कि हम अपना हेल्थ चेकअप भी कराते हैं ना, तो डॉक्टर पूछता है पहले क्या करते थे, क्या खाते थे, कोई स्मोकिंग मेडिकल तो नहीं हिस्ट्री तो करते नहीं थे, है। कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। वो क्यों? जस्ट उनको एक आइडिया लग जाता है, एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पहले ऐसा हुआ तो अब इनके स्वास्थ्य पे ये इसका प्रभाव पड़ा है, और अब अगर इसकी वजह से ये प्रभाव है तो इसको ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं। जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट को ही देख के अगर इलाज होने लगे तो कोई भी रिपोर्ट निकलवाए इलाज कर ले, लेकिन डॉक्टर को क्योंकि ज्ञान होता है, उसको जानकारी होती है, उनका अनुभव होता है, तो वो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि चलो मोटा मोटा इससे, तो वो अपने अनुभव से फिर वो उसमें आपको इलाज लिखते हैं। तो यही स्थिति इसमें भी होती है मिट्टी की जांच में। तो ये मैंने आपको कुछ बताई विधियाँ, ऐसे ही नमूना लें। और ये जो आपने पहचान ये सूचना पत्र भरा है, इसको इस सैंपल के साथ रखना है। अब रखने में ध्यान ये रखना, आप एक प्लास्टिक की उसमें लपेट के रखना जिससे कि ये मिट्टी के साथ खराब ना हो। जी बिल्कुल, तो ये जानकारी जी बिल्कुल। और अभी जब आपने इतनी सारी बातें बताई तो मुझे ये भी समझ में आने लगा है कि ज़रूर इनके लिए भी बैठे हैं एक्सपर्ट, वो हमें पूरी मदद देते हैं। लेकिन बात आती है कि अब अगर हमें खांसी है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाएं, अगर हमारे सर में दर्द है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाएं। तो क्या मिट्टी परीक्षण के लिए भी ऐसा ही कुछ उपलब्धता होती है कि जांच कहाँ कराएं? बिल्कुल बिल्कुल। मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशालाएं हैं वो भारत सरकार से अनुमोदित हैं, और जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो खेतीबाड़ी के अच्छी अच्छी संस्थाओं से वो जो उन्होंने कुछ नियम बनाए हुए हैं कि ये सुविधाएं, ये मिट्टी की जांच है, इस तरह से करनी, उनके पैमाने हैं। तो इसमें भारत सरकार की प्रयोगशालाएं हैं, राज्य सरकार की प्रयोगशालाएं हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो खेतीबाड़ी के जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें ये सुविधाएं हैं। बहुत से जो है फार्म हैं उनमें ये सुविधाएं हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में एक तो है ही है, कहीं कहीं ज़्यादा भी हैं, और कुछ हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, कुछ संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, कुछ एनजीओ हैं उनके द्वारा चलाए जाते हैं। तो वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं हर ज़िले में, तो आप उन तक पहुँच सकते हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं और वहाँ पर मिट्टी का नमूना ले जाके आप दे सकते हैं। बहुत सी जगह ये भी हो रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र खुद एक अभियान चलाते हैं, हम आ रहे हैं आपके गाँव में, आज पूरे दिन वहीं रहेंगे, आप मिट्टी का नमूना हमें दें, वो लेके जाते हैं, और फिर जब उसकी जांच हो जाती है 5-7 दिन में, तो वो आपके गांव में आके संगोष्ठी भी आयोजित करते हैं और रिपोर्ट देते हैं और आपको जानकारी भी देते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आपके हाथ में आ गई। अगर आप जो उसको समझते नहीं हैं तो आपके लिए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो वो समझाते हैं कि भाई देखो इसमें ये लिखा है, इसका मतलब ये है, आपको ये करना है, ये इतनी मात्रा में आया इसका मतलब ये है, तो आपको ये उर्वरक डालना है, ये है तो ये ऐसे करना है। अब जो अगली फसल आप उगाने वाले हो, ये आपने नाम लिखा है, तो इसमें शुरुआत में आपने ये जो पोषक तत्व देने हैं, फिर बाद में ये देने हैं, और इस तरह से इसको करना है। इसके साथ साथ कुछ और भी आपके सवाल होते हैं, उसको वैज्ञानिक आप उत्तर देते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र हो गए। इसके अलावा बहुत सारी उर्वरक कंपनियां हैं, वो भी इस तरह की सेवाएं देती हैं। हमारी चंबल फर्टिलाइज़र की 2 प्रयोगशालाएं हैं, एक हमारी जहाँ फैक्ट्री है जो मतलब आपके कोटा में, वहाँ पर है प्रयोगशाला। हमारी जो क्षमता है वो 25,000 सैंपल की 1 साल में है। इसके अलावा एक आगरा में है जहाँ हमारा रीजनल ऑफिस भी है। फाउंड्री नगर में हाथरस रोड पर हमारी प्रयोगशाला है मिट्टी की जांच की, वहाँ हमारे 3 वैज्ञानिक इस पर काम करते हैं। इसी तरह से गडेपान में भी जो प्लांट है वहाँ पर भी जो पूरी आधुनिक हमारी प्रयोगशाला है, वहाँ पे आप सैंपल भेज सकते हैं, कोरियर से भी भेज सकते हैं, और आसपास के जो किसान हैं वो सीधे भी ले जा सकते हैं। मिट्टी का नमूना आप दें, वहाँ पर मुख्य तत्व, पोषक तत्व सबकी जांच होती है,
और जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी भी जांच होती है। तो सभी तरह की जांच की जाती है। और मैं एक खास बात बता दूं, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और आपका फ़ोन नंबर है, उस पर व्हाट्सएप के द्वारा रिपोर्ट भी दी जाती है, या आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। चंबल फर्टिलाइज़र इसमें सक्रिय रूप से अपना सहयोग करिए। और आज से नहीं, ये आपके जो है 1994 से लगातार हम ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनका लाभ किसान ले रहे हैं जी। तो इस तरह से आप जो है अपने सैंपल भेजें, और कोरियर से सिर्फ भेजने का खर्चा आपका रहेगा, बाकी वो भी नहीं। और अगर ऐसा भी है कि आपको लगता है कि वहाँ संबंधित चंबल फर्टिलाइज़र के कोई विक्रय अधिकारी हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो कोरियर का पैसा भी आपको नहीं देना पड़ेगा, वो आपसे सैंपल लेंगे और कोरियर के द्वारा वो उसको भिजवा देंगे जी। और वो वहाँ पर मिल जाएंगे और मिट्टी की जांच। लेकिन समय बहुत कम है, शीघ्र करें और अपने सैंपलों को आप सही स्थान तक पहुँचाएं, जिससे कि रिपोर्ट आपको समय पे मिल सके। जी, डॉक्टर ए के सिंह जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी है। अब अंत में सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछूंगी कि मिट्टी का जो परीक्षण है वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आपने हमें समझा दिया, लेकिन फिर भी एक अंतिम सुझाव जो आपका इस विषय पर होगा वो क्या होगा? अंतिम सुझाव यही है मेरा कि मिट्टी परीक्षण के जो परिणाम आते हैं, जो रिपोर्ट आपके पास आती है, उसको रख न लें। मतलब बहुत से समय क्या होता है, रिपोर्ट आ गई जी, बोले ठीक है, काम तो चल ही रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कुछ समझ में आया तो कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया। या ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो उस रिपोर्ट में उर्वरक की जो संस्तुति है उसकी मात्राएं थोड़ी कम होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हो। तो हमें लगता है कि इनने तो भाई कम बताया, अगर मैंने कम डाला तो मेरे खेत में जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मुझे घाटा हो जाएगा। बात आपकी भी सही है। तो उसका क्या समाधान है? उसका सीधा सा एक समाधान है कि अगर आप खेती कर रहे हैं और आपके पास रकबा है तो आप कोई एक हिस्सा उस खेती का चुन लें, उस खेत का चुन लें जहाँ का आपने सैंपल भेजा है, और उसमें जो रिपोर्ट में लिखा है उसके हिसाब से आप फसल ले लें। वो हिस्सा हो सकता है कि एकड़ का 1/4 हो या उससे भी छोटा हो। तो उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ और जो इन्होंने बताया है उसमें उसके करने से क्या कोई अंतर आया। अगर उपज कम हुई तो आप उसमें देख सकते हैं कि भाई उपज मेरी कम हुई और मेरा खर्चा भी इतना कम हुआ, तो उसके हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि खर्चा अगर मैंने 100 रुपये का कम हुआ और उपज मेरी जो है आपकी एक हिसाब से 25 रुपये की कमी हुई, तो फिर भी 75 रुपये का तो मुझे फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर उपज भी उतनी हो रही है और खर्चा आपका कम हो रहा है तो आपको सारे खेत में उस चीज़ को अपनाना चाहिए। तो कोई भी रिपोर्ट अपने आप में समाधान नहीं है। रिपोर्ट का जब तक रिपोर्ट के हिसाब से जो रिपोर्ट में कहा गया है वो आप प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो आप रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ें और जानें। और इसमें जानने के लिए देखिए, जैसे पीएच है, पीएच 7.5 से 8 तक सामान्य होती है, उसमें कुछ नहीं करने का है। पीएच आपकी अगर 8.5 से ज़्यादा है तो वहाँ आपको ध्यान देना है कि वो ऊसर ज़मीन है। पीएच अगर आपकी 6 से नीचे है तो आपकी अम्लीय ज़मीन है, वो ध्यान देना है। अगर खेत में ईसी ज़्यादा है तो नमक की मात्रा ज़्यादा है तो पानी आपको ट्यूबवेल का चेक कराना चाहिए कि वो खारा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको दें। अगर उसमें जैसे कि एक आपका कार्बनिक तत्व होता है वो कम है तो आपको गोबर की खाद डालनी है, कंपोस्ट खाद डालनी है, खेत में आग नहीं लगानी है, भूसा नहीं जलाना है, वो सड़ाना है खेत में। तो ये सारे काम करने हैं। उर्वरक में क्या है कि पोषक तत्व लिखे होते हैं कि एनपीके आप कितना डालना है, तो आपको किसी एक उर्वरक के पीछे नहीं भागना है जिसमें पोषक तत्व उस उर्वरक को लेना। तो इस तरह से मिट्टी परीक्षण के जो परिणाम हैं उनको समझें और उसके हिसाब से प्रयोग करें। जी, तो मिट्टी का परीक्षण कितना ज़रूरी है इस बात को आपने आज इस कार्यक्रम में समझा, और मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ए के सिंह जी, उन्होंने आपको ये जानकारी दे करके ये तो साफ कर दिया कि मिट्टी की जांच भी समय समय पर करा लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो फसल है वो और ज़्यादा अच्छी हो और उसमें कोई भी कीटाणु आपकी फसल को नुकसान ना करे। डॉक्टर ए के सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों,
फसल की बुवाई से पहले मिट्टी परीक्षण करना कृषि की सफलता की नींव है। ये प्रक्रिया न केवल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का मूल्यांकन करती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मिल रहे हों। मिट्टी परीक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर किसान उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर सकते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता और उपज में वृद्धि होती है। इसके अलावा ये पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। तो किसान मित्रों, आज के इस खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़ी बातें कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM